लद्दाख, ये नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दिमाग में दुनिया के सबसे शानदार और हैरतअंगेज लैंडस्केप की तस्वीरें घूमने लगती हैं। सीना तान कर खड़े हुए विशालकाय बंजर बेजान मटमैले पहाड़ और पहाड़ों का सीना चीर के सांप की तरह निकलती सुनसान सड़कें। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। नीली फिरोजी रंग की मदहोश कर देने वाली झीलें वैसी ही हैं जैसे किसी शायर ने बड़ी फुर्सत से कोई शायरी लिखी हो। लद्दाख में ही भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक 3 इडियट्स की कुछ शूटिंग भी हुई थी। रेंचो उर्फ रणछोड़ दास चांचड़ उर्फ फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर कौन भूल सकता है भला। असल में ये कैरेक्टर इंस्पायर था एक रियल लद्दाखी पर्सन से जिसका नाम है सोनम वांगचुक। ये कमाल के इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं और पर्यावरण के रक्षक भी। 2018 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। इन्होंने एक कमाल का आइस स्तूप भी बनाया जो पानी की किल्लत को दूर करता है। लेकिन सोनम वांगचुक बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि सोनम वांगचुक माइनस टेम्परेचर वाली हार्ड मास जमा देने वाली ठंड में 21 दिनों तक अनशन कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ही महीनों पहले सोनम वांगचुक महज कुछ 100 से 150 लद्दाखियों के साथ लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली आए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें जंतर मंतर में घुसने नहीं दिया और सोनम वांगचुक और उनके साथियों को लद्दाख भवन के बाहर ही बैठना पड़ा। सोचिए, लद्दाख से दिल्ली पैदल लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चला ये इंसान। लेकिन सरकार का रवैया ऐसा जैसे सोनम वांगचुक कोई गलत डिमांड कर रहे हों या गलत तरीके से डिमांड कर रहे हों। मेन स्ट्रीम मीडिया भी जितना सोनम वांगचुक को और उनकी डिमांड को नेग्लेक्ट कर रहा है, ये वाकई सोचने वाली बात है। आखिर समझें तो कि डिमांड क्या है जिसके लिए लद्दाखी जीने मरने की बात कर रहे हैं। आखिर सोनम वांगचुक चाहते क्या हैं? दरअसल वांगचुक लद्दाख को बचाना चाहते हैं और लद्दाख के लिए केंद्र सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं। लद्दाखी लीडर्स ने भारत सरकार से 4 डिमांड्स की हैं। पहली डिमांड है लद्दाख को स्टेट का दर्जा देना। दूसरी डिमांड है भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख को शामिल किया जाए। तीसरी डिमांड है लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग बनाए। चौथी डिमांड है लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें। भारत सरकार अंतिम के 2 डिमांड पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल है कि राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल पर इतना बवाल क्यों मचा है? आखिर क्या है 6th शेड्यूल? क्यों चाहिए लद्दाख को 6ठी शेड्यूल में जगह? केंद्र सरकार इस मांग को बार बार ठुकरा क्यों रही है? क्या अंतर है 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में? क्यों कहा जा रहा है कि सरकार का लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फायदा पहुंचाने की सिर्फ एक चाल है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द 4th डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। लद्दाख की हालिया कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 में संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। इससे यह हुआ कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया। इससे यह हुआ कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य 2 हिस्सों में टूट गया और भारत को 2 नई यूनियन टेरिटरी मिल गई। एक थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी थी लद्दाख। इस घटना से लेह में खुशियों का जश्न का माहौल था और होता भी क्यों नहीं। बरसों की आस पूरी हुई थी। लंबे समय से लेह में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी इस बात से नाराज थी कि इस क्षेत्र में सत्ता का केंद्र तो श्रीनगर में स्थित है, जो कि लेह से काफी दूर है। लद्दाखियों की शिकायत थी कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक झटके में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। इनफैक्ट यहां के ज्यादातर वोटर्स ने बीजेपी को वोट ही इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस मांग को पूरा करने का वायदा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी क्योंकि लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया गया, लेकिन इसकी कोई विधानसभा नहीं थी। सरकार ने लद्दाख को सीधे नई दिल्ली के कंट्रोल में रख दिया। यहां सारा प्रशासन और सारा कंट्रोल एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमता है। वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि अब जो नई व्यवस्था बन गई है उसमें तो हम रिप्रेजेंटेशन की कमी और भी ज्यादा महसूस करते हैं। लद्दाखी अब इस क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए लद्दाखी मांग रहे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और विधानसभा बनाई जाए ताकि लद्दाखियों को, यहाँ के लीडर्स को पॉलिसी मेकिंग का मौका मिले। लद्दाखियों को पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लद्दाखी किसी भी बाहरी व्यक्ति या प्रशासन से ज्यादा अपने इलाके की बेहतर समझ रखते हैं
और यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम को समझते हैं। वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख मंगल ग्रह जैसा है, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। इसके अलावा लद्दाखी छठी अनुसूची में शामिल होने की भी मांग करते हैं। आखिर ऐसा क्या है 6th शेड्यूल में? आदिवासियों के इलाकों पर प्रशासन करना हर शासक के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, अंग्रेजों के लिए भी थी। आपने इतिहास में अंग्रेज बनाम आदिवासियों की कई लड़ाइयां पढ़ी होंगी, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे कानू संथाल हो, चाहे टंट्या भील हो, सभी ने अंग्रेजों से उनकी औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान तक दे दी। इस बात को समझिए कि आदिवासियों की लाइफस्टाइल हमारे आपके जैसे नहीं होती। प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स प्रोवाइडर नहीं है, जंगल उनके देवता हैं, नदियां उनकी देवी हैं, जमीन उनकी माँ है। इसलिए ये अपने जंगल और जमीन से लगाव रखते हैं। इनके रहने के तौर तरीके हमारे आपके तौर तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि यह बात अंग्रेजों को काफी बाद में समझ आई, पूरे तरीके से आई भी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आजादी के 1 दशक पहले अंग्रेज एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कानून लेकर आए थे और यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। यह इतने बेहतर तरीके से बनाया गया था कि हमारे खुद के संविधान में इससे बहुत सारी बातें ली गई हैं। इस कानून में तमाम बातें थी, साथ ही आदिवासियों के इलाकों पर प्रशासन से रिलेटेड भी कई प्रोविजन थे। इसमें यह भी बताया गया था कि ट्राइबल एरिया का प्रशासन कैसे किया जाना है। इस कानून में ट्राइबल एरियाज को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, बहिष्कृत क्षेत्र और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। बहिष्कृत क्षेत्रों का प्रशासन पूरी तरह से राज्यपाल के हाथों में था, जो ऐसे मामलों में अपने विवेक से काम करता था और संसद के प्रति जवाबदेह होता था। आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में राज्यपाल सलाह के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था, लेकिन सलाह को मानने के लिए बंधा हुआ नहीं था। फिर 1947 में भारत की ब्रिटिशों से आजादी के बाद असम में पहाड़ी जनजातियों ने रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। इस मांग का यह असर हुआ कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र समिति बना दी गई। इस समिति ने आगे जाकर ट्राइबल एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और क्षेत्र की मुख्य जनजाति के अलावा अन्य जनजातियों के लिए रीजनल काउंसिल बनाने की सिफारिश की, लेकिन यह उस समय तक एक अधिकार नहीं बना था, या कह सकते हैं इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया था। फिर जब संविधान बनाया जा रहा था, तब ट्राइबल एरिया के गवर्नेंस के सवाल पर संविधान सभा में सर्वसम्मति ये बनी कि संविधान में ही एक अलग प्रोविजन होना चाहिए जिससे ट्राइबल एरियाज की अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सके। और फिर संविधान में शामिल किया गया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को। आइए अब ये जानते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल कैसे ट्राइबल एरिया के लिए बेहद जरूरी है। मान लीजिए आप बिहार में आरा से हैं, आपकी एक बड़ी सी ज्वाइंट फैमिली है और आप लोग एक बड़े से घर में रहते हैं। घर में एक बड़ा सा गार्डन भी है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब एक बात बताइए, घर में किस भगवान की पूजा होती है, यह कैसे पूजा होती है? घर में किस बुजुर्ग को किस टाइम दवा देनी है? घर में बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? घर में क्या समस्या है? घर में रंगाई पुताई कब करवानी है? गार्डन के पेड़ पौधों को कौन सी खाद देनी है? कौन सा पौधा सूख रहा है? इन्हें पानी कब देना है? इस तरह की तमाम बातें आप बेहतर समझेंगे या आपका पड़ोसी, या आपकी दिल्ली वाली बुआ, या आपके भोपाल वाले रिश्तेदार समझेंगे? ऑब्वियसली घर आपका है तो घर की सारी कमियां और खूबियां आपको ही पता होंगी। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई बाहरी अनजान व्यक्ति आपके घर में जबरन रहने आ जाए और धीरे धीरे घर की सारी चीजों पर कंट्रोल उसका हो जाए और वही आपके रिसोर्सेज यूज करता हो, कुछ समय बाद आपको घर से बेदखल तक करने लग जाए। ऐसा होने पर आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। नाराजगी आएगी कि नहीं आएगी? अब इसी इमेजिनरी सिचुएशन को लागू कीजिए आदिवासी भाइयों के एरिया पर। जनजातियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति की तुलना में अपने पेड़ पौधे, जानवर, जंगल, नदियां, पहाड़, ग्लेशियर की यानी पूरे प्राकृतिक इकोसिस्टम की बड़ी बारीक समझ होती है। अब इनके एरियाज में या इनके इकोसिस्टम में जब बाहरी लोग आकर पेड़ काटेंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे या स्थानीय लोगों को नौकरी देने के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी देंगे या सो कॉल्ड डेवलपमेंट करेंगे और इन्हें इनके इलाके से ही बेदखल करेंगे, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं? वो यहाँ रहने वाले आदिवासियों से बेहतर कौन समझ सकता है? बड़ा उद्योगपति तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके मस्त नोट छापेगा और दिल्ली, मुंबई, दुबई या लंदन में अपने बड़े से विला में मस्त एसी ऑन करके सोएगा। उसे क्या लेना देना कि लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं या नहीं, या हसदेव के जंगल बर्बाद हो रहे हैं या नहीं।
इसीलिए ऐसे नाजुक इकोलॉजिकल एरिया में क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, यह तय करने की पावर लोकल आदिवासी भाइयों को दी जानी चाहिए और संविधान ने इस पावर को दिया है 5th और 6th शेड्यूल के जरिए। हालांकि 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया के गवर्नेंस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है। 6th शेड्यूल के तहत इन 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। किस ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना है या किसका पुनर्गठन करना है, यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इन ऑटोनोमस जिलों में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। इनमें 30 मेंबर होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इस काउंसिल के पास कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक डिसीजन लेने की पावर होती है। ये काउंसिल जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों आदि कुछ खास मसलों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। ये हो गई काउंसिल की विधायी शक्तियां। इसके अलावा ये काउंसिल जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम सभाओं या न्यायालयों का गठन भी कर सकती हैं। ये हो गई इनकी न्यायिक शक्तियां। इसके अलावा ये काउंसिल प्राइमरी स्कूलों, बाजारों, सड़कों आदि को बनाने का डिसीजन ले सकती हैं या फिर मैनेजमेंट कर सकती हैं। इस काउंसिल के पास लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट करने और कुछ टैक्स लगाने का अधिकार भी होता है। ये हो गई काउंसिल की प्रशासनिक शक्तियां। खास बात यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल के कानून इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर लागू नहीं होते और अगर होते भी हैं तो खास तरीके के संशोधन करने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि लद्दाख में ऐसी क्या समस्या आ गई कि लद्दाखी 6th शेड्यूल में शामिल होने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार हैं। लद्दाख अलग है कैसे? ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पानी बहुत कम गिरता है। ऊंचाई पर सिचुएटेड होने के कारण बहुत ठंडी पड़ती है। एनुअल रेनफॉल सिर्फ 3.2 इंच होती है और एनुअल एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। नदियां साल में कुछ ही समय बहती हैं, बाकी टाइम जमी होती हैं। लद्दाख का अपना एक इकोसिस्टम है और सबसे बड़ी चिंता इस नाजुक इकोसिस्टम को लेकर ही है। 1974 के वक्त लद्दाख में टूरिस्टों की संख्या सालाना महज 500 थी, जो अब बढ़कर 5 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई है। बड़े पैमाने पर टूरिज्म से नाजुक इकोसिस्टम को बहुत दबाव झेलना पड़ रहा है। लद्दाखी आबादी पहले ही इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्स अब इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हालात ये हैं कि इस क्षेत्र में जितनी फसल पैदा होती है वो इसकी आबादी के केवल 1/3 हिस्से को ही खिला सकती है। इसलिए खुद को सस्टेन करने के लिए लद्दाख को बाहर से मदद की जरूरत है, वो भी लगातार। इसके अलावा यहाँ के बाशिंदे खेती भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो खेती की लागत ज्यादा है और मुनाफा काफी कम। वो इसलिए है क्योंकि अब दूर दराज के अर्बन सेंटर से यहाँ के व्यवसायी सस्ते राशन और सब्जियां ट्रकों में भर कर लाते हैं और बेचते हैं। अब ये सारे फैक्ट यानी ज्यादा टूरिज्म, बाहर से सामान का आना, बढ़ती आबादी एक बड़े खतरे की तरफ लीड करती है और वो है पॉल्यूशन। बाइक्स, कार्स, ट्रक से निकलने वाला ब्लैक कार्बन यहाँ के ग्लेशियर्स पर जम जाते हैं और इसके कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। सोनम वांगचुक बार बार कहते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर पर लगभग 200 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। शायद ज्यादातर लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि ऐसा है। जब ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे तो सोचिए क्या होगा। इसका इंपैक्ट हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस खतरे से हम खुद को जोड़ नहीं पाते। लेकिन क्या बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से सिर्फ ग्लेशियरों को ही खतरा है? क्या बात सिर्फ इतनी ही है? नहीं, लद्दाख का पूरा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम ही दांव पर है। लद्दाख में भरल, उरियल, जंगली याक, चिरू और तिब्बती हिरन जैसे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। ये अपने सर्वाइवल के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन से धीरे धीरे इन्हें चारागाह कम मिलते हैं, यानी इनके चारागाह कम हो रहे हैं। इसके अलावा बढ़ता तापमान पौधों की उत्पादकता में कमी ला रहा है। इससे फूलों की संख्या में कमी आ रही है, बीजों में भी कमी आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते हिमालय के अल्पाइन घास के मैदानों में तितलियों की आबादी कम हो रही है। देखिए, ये सब एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसके अलावा लद्दाख में पानी की सबसे ज्यादा कमी है। लोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए ग्लेशियरों पर ही निर्भर हैं। अब क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर पहले जहां मिलते थे वहां नहीं मिल रहे। कई किलोमीटर पीछे रिट्रैक्ट हो गए हैं, जिससे कई झरनों में अब पानी बचा ही नहीं। ऐसे में भरल और उरियल जैसे कई जंगली जानवरों और इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स बन गई है सिंधु नदी।
लेकिन अब सिंधु नदी भी प्रदूषित हो रही है। यहाँ फिर से कारण है इंसान और इंसान की गंदगी करने की आदत। हजारों लोग, चाहे टूरिस्ट हों या यहाँ काम करने वाले मजदूर हों, ये नदी के किनारे अपने कैंप लगाते हैं और ये नदी में अपना कचरा डालते हैं। इससे नदी में यूट्रोफिकेशन होता है और पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसका प्रूफ ये है कि प्रदूषण के कारण सिंधु नदी में पाए जाने वाली स्नो ट्राउट जैसी मछलियों में स्किन रिलेटेड इश्यूज देखे जा रहे हैं। देखिए कैसे एक कारण से इतने सारे भयानक परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन यह भी कुछ नहीं है, यहाँ की बढ़ती इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लद्दाखियों के लिए अब श्राप बनते जा रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ फलों की कटाई से किसी इलाके का इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है? लद्दाख में ऐसा हो रहा है। लद्दाख में सी बकथॉर्न बेरी की अंधाधुंध कटाई यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। सी बकथॉर्न बेरी एक विटामिन सी रिच सुपर फ्रूट है। विदेशों में इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड है। कई इकोनॉमिक पंडितों ने भविष्यवाणी की है कि लद्दाख में इनकम के मामले में सी बकथॉर्न प्रोडक्ट्स का बाजार कुछ सालों में टूरिज्म को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए यहाँ लोग सी बकथॉर्न बेरी की कटाई इस तरह कर रहे हैं मानो कल कभी आएगा ही नहीं। नो डाउट सी बकथॉर्न प्रोडक्ट से यहाँ अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि यहाँ विंटर में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे सफेद पंखों वाले रेड स्टार्ट की आबादी घट रही है और इनकी कमी से खेतों और सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ रहा है। कैसे? दरअसल ये पक्षी सिर्फ सूखे बकथॉर्न बेरी ही नहीं खाते, बल्कि पत्तों में छिपे कीटों के अंडों को भी खाते हैं। इस वजह से इन कीटों की आबादी कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इन कीटों से फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही केस एप्रिकॉट की कटाई के साथ जुड़ा है। यह भी एक मुनाफे वाला बिजनेस है। लोग बेहतर कटाई तकनीक के नाम पर एक एक एप्रिकॉट को इकट्ठा कर लेते हैं। इससे यह होता है कि पिका जैसे छोटे जानवरों के लिए कुछ भी नहीं बचता। पिका को जबरा के नाम से भी जाना जाता है। पिका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिका नहीं रहेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही कई कारणों से यहाँ गिद्धों और चोग सहित कई प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है। एक तरफ मुनाफा है और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल सिस्टम का विनाश। और दुख ये है कि कई लोग सिर्फ आज का मुनाफा देख रहे हैं, कल की दुर्दशा नहीं देख रहे। यह बात यहाँ के कुछ लोगों को तो अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन बात सरकार को भी समझ में आनी चाहिए। लेकिन लद्दाखियों को सिर्फ इसका डर नहीं है, डर संविधान के 35 आर्टिकल के हटने का भी है। कैसे? आइए समझते हैं। संविधान के 35 आर्टिकल के जरिए जो इस एरिया को सुरक्षा मिल रही थी वो भी अब खत्म हो गई है। यानी अब बाहरी व्यक्ति भी यहां जमीन खरीद सकता है। ये कई खतरों की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे फर्दर लद्दाख का नाजुक इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। सोनम वांगचुक यहां तक कह चुके हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे रूलिंग पार्टी की मंशा कुछ और ही थी। इस बात को कई लद्दाखी अब महसूस कर रहे हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मकसद इस एरिया की पहचान की, लोगों की या इकोसिस्टम की रक्षा करना नहीं, बल्कि यहाँ के पहाड़ों और जमीन को इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी और माइनिंग कंपनियों को बेचने की एक चाल थी। स्क्रीन पर आपको एक लेटर दिख रहा होगा, इसके सब्जेक्ट पर नजर डालिए। अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान लिखा है और डेट है 2021 की। 16 नवंबर 2021 की ही मिंट की ये खबर देखिए। लद्दाख 10 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 20,000 एकड़ लैंड देगा। जब ऐसी खबरें आएंगी तो लद्दाखी लोगों को सरकार की मंशा पर शंका तो होगी ही, और सोनम वांगचुक जैसे लोग विरोध करने उतरेंगे ही। जितने मुद्दे आपसे डिस्कस किए गए हैं उसके अलावा ऐसे अनगिनत और भी मुद्दे हैं जिसके कारण लद्दाख 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहा है। इनफैक्ट 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST ने पाया कि लद्दाख की 97% आबादी जनजातियों की है और सुझाव दिया कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाना चाहिए ताकि इसकी खास सांस्कृतिक विरासत और नाजुक इकोसिस्टम को बचाया जा सके। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आया होगा कि लद्दाखी 6th शेड्यूल की ही डिमांड क्यों करते हैं, 5th की क्यों नहीं, जबकि 5th शेड्यूल में भी ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात है। यहां पर 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में अंतर को समझिए। देखिए, 6th शेड्यूल के तहत हर जिले में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, लेकिन 5th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरिया वाले स्टेट में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। अब यहां पर अंतर पूरी तरह से पावर का है।
सिक्स शेड्यूल के तहत हर जिले में बनाई गई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास कई शक्तियां होती हैं जो पहले आपको बताई थी, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर सलाह देने की शक्ति होती है, वो भी उन मामलों पर जिसे राज्यपाल रेफर करे। इसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय आबादी के लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल के चलते ट्राइबल एरियाज का गवर्नेंस मुख्यतः राज्यपाल के चारों तरफ घूमता है और सिक्स्थ शेड्यूल के तहत बनाई गई काउंसिल अपनी सभी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं। बहरहाल, हमने फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में फर्क तो समझ लिया। अब यह समझते हैं कि सरकार लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल करने की मांग को ठुकरा क्यों रही है। सरकार कहती है कि सबसे पहली बात तो यह कि संविधान का सिक्स्थ शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए है और फिफ्थ शेड्यूल देश के बाकी हिस्सों के ट्राइबल एरियाज के लिए। दूसरी बात, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने यह भी तर्क दिया कि सिक्स्थ शेड्यूल में किसी आदिवासी एरिया को जोड़ने का असली मोटिव यह होता है कि वहां रह रही आदिवासी आबादी सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ ना जाए, उनको भी विकास का मौका मिले, और इस विकास का ध्यान रखकर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। यानी केंद्र द्वारा लद्दाख को इसकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड्स तो दिए ही जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसमें बताया गया था कि लद्दाख प्रशासन ने सीधी भर्ती में एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। इससे भी जनजातीय आबादी को मुख्यधारा में जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। यानी सरकार का दावा है कि सरकार वो सब कुछ तो कर रही है जो लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में जोड़े जाने के बाद किया जाता, लेकिन सरकार लद्दाख की सिक्स्थ शेड्यूल की मांग को बस मान नहीं रही। आखिर इसकी क्या वजह है? वजह है लद्दाख की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार सुरक्षा चिंताओं के कारण लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल का दर्जा देने में हिचकिचा रही है। देखिए, लद्दाख का पूर्वी भाग चीन की सीमा को छूता है और लद्दाख के उत्तर पूर्व सिरे पर सिचुएटेड सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। लद्दाख के दोनों तरफ ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से युद्ध किया है। दोनों गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन ये भाग वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए उनमें लद्दाख की गलवान घाटी ही केंद्र में रही। 5 साल पहले भी पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए थे। इसके अलावा हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन ने 2 नए जिले या काउंटी बनाए हैं जो लद्दाख में ही आते हैं। भारत सरकार ने इसका तगड़ा विरोध भी किया। ये सारी वजहें लद्दाख को एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाला एरिया बना देती हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। पिछले 3 सालों में लद्दाख में भारत सरकार ने सेना को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे कि सड़कें और पुल। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया। अब जिन लोकल लोगों ने अपनी जमीन खो दी, उनका कहना है कि वे असुरक्षित महसूस करते हैं। अब माना यह जा रहा है कि अगर लद्दाख जैसा सेंसिटिव इलाका सिक्स्थ शेड्यूल में आ जाए या इसको स्टेटहुड मिल जाए तो यहां जमीन, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर कानून बनाने की शक्ति यहां के लोगों के पास होगी, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए यहां भारत सरकार खुद का कंट्रोल चाहती है ताकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन को टैकल किया जा सके। दुविधा समझिए, एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल है, दूसरी तरफ इकोसिस्टम बिगड़ने का डर। एक तरफ है चीनियों और पाकिस्तानियों के हमले का डर, दूसरी तरफ है लद्दाखियों के रिप्रेजेंटेशन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। शायद यही वजह है कि भारत सरकार लद्दाखियों की सिक्स्थ शेड्यूल वाली डिमांड और स्टेटहुड देने की मांग को सिरे से खारिज करती आ रही है। लेकिन एक बात और है, हमारे सामने दिल्ली का भी तो एग्जाम्पल है, जो कि सेंसिटिव एरिया भी है और जहां विधानसभा भी है। भले ही दिल्ली पूर्ण राज्य ना सही, लेकिन यहां लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो है। इस लॉजिक के हिसाब से तो कम से कम लद्दाख को विधानसभा तो मिलनी ही चाहिए। क्या संख्या बल कम है इसीलिए लद्दाखियों का हक मारा जा रहा है, या वाकई सरकार चीन और पाकिस्तान का डर दिखाकर लद्दाख की जमीन और पहाड़ों को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देना चाहती है और इस पूरे मामले को देश प्रेम का चोगा पहनाया जा रहा है ताकि बड़े लेवल पर विरोध ना हो? क्या इसलिए ही स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल पर आनाकानी की जा रही है? क्या है सच, क्या है झूठ, अब आगे का समय बताएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में जगह मिलनी चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख का कंट्रोल नई दिल्ली के हाथों में ही होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो
दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही दिख रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।